नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, रुक कर लेते हैं खबरों का। सीएम मनोहर लाल 1 मई को सोनीपत में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे, जहां सीएम मनोहर लाल गांव नहरा में तालाबों के कायाकल्प का शुभारंभ करने वाले हैं। आपको बताते चलें कि ये जानकारी राय से बीजेपी विधायक मोहन लाल कौशिक ने दी है और उन्होंने खुद गांव में जाकर के व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव श्रृंखला में सरकार के गांव में बने जोहड़ों को पुनर्जीवित करने के लिए अमृत सरोवर योजना भी तैयार कर रही है, जिससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिलने के साथ साथ गाँव की पुरानी संस्कृति का हिस्सा रहे जोहड़ों को अलग पहचान मिल सके। सरोवर का उद्घाटन यहाँ से पूरे हरियाणा प्रदेश का प्रोग्राम माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी 1 तारीख को यहाँ से करेंगे। और ये अमृत सरोवर जो योजना लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, उसकी शुरुआत पूरे हरियाणा प्रदेश की यहाँ से मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी करेंगे। और एक बहुत ही अच्छा, जिससे सरोवर की धार्मिक मान्यता है, जिस प्रकार से हमारे दहिया चौबीसी के अंदर थी। हम खुशकिस्मत समझते हैं कि आज हमारे गांव में हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, जो बगैर एक राजनीतिक प्रोग्राम के और बगैर किसी चुनावी सभा के इस गांव का इतिहास पुराना उजागर करने के लिए, उसको याद दिलाने के लिए, उसको हरियाणा के पटल पर जो है एक बहुत बढ़िया स्थान देने के लिए और मान्यताओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे गांव में आ रहे हैं। इसके लिए मेरे गांव में पूरे 36 बिरादरी के लोग बड़े उत्साह से उनका स्वागत करेंगे। खबर सोनीपत से, जहां इन दिनों एक ऑडियो काफी वायरल हो रहा है। ऑडियो में बिजली विभाग के जेई सुखबीर सिंह, जिला सचिव बीजेपी नेता सुनील रोहिला को गाली गलौज देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जब बीजेपी नेता सुनील रोहिला से पूरे मसले को लेकर के बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि बिजली की शिकायत को लेकर के उन्होंने जेई को कई बार फोन किया था, लेकिन जेई ने फोन नहीं उठाया, जिसके बाद में एसडीओ को इस बारे में जानकारी दी गई। वहीं एसडीओ ने बीजेपी नेता सुनील रोहिला से जेई को फोन करने को कहा। जैसे ही सुनील ने जेई को कॉल किया तो जेई ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और समस्या का सुधार करने की बजाय मारपीट की धमकी दे डाली। वायरल ऑडियो के बाद बीजेपी नेता ने बहलगढ़ थाना में शिकायत दी है और प्रदेश के मुख्यमंत्री को ट्वीट के माध्यम से शिकायत भेजी गई है। खाम का फालतू बोले जा है, किसी बोलेगा फालतू? तू दो बता दे, नहीं किसी फालतू बोले ना भाई फेस में लेके किससे तो ना बताऊं मैं नहीं। बड़ा लीडर है भाई फेस में लोग आपको गोली कर रही है। हाँ। आप तेरा गलत क्या बोल रहे हो? मैं तो लाइट की बोल रहा हूं। क्या कहता मेरा फोन उठा तेरा काम नहीं करता, के तू के काम करवाओगा? वहां सुनो, मैंने ऐसे ये नहीं कही फोन नहीं खाता। तू काम के काम करवाओगा तू? मैंने ये नहीं कही फोन नहीं खाता, मैंने कही जय साहब क्या कर रहे होगा ध्यान नहीं दे। हाँ ध्यान, तेरे ध्यान में इतनी बन गया तू लीडर है। मारा कान बस है। क्यों मारा कान पे? फिर क्यों काम ना करता तेरा काम करूंगा मैं, तेरे घर का कूड़ा प्रकट करूंगा। कान पे क्या मारा तू? तू आ वैसे मैं इतना बनाऊं लीडर जो मेरे को समस्या आई है, मैं बालगांव की जो समस्या बिजली की काफी दिनों से चल रही है, कम से 3-4 महीने से चल रही है, उसको लेके मैंने जेई को फोन किया। जेई ने फोन नहीं उठाया। कोई बात नहीं जी। जेई कौन? जेई हमारा सुखबीर जेई है, जो माई बाल डिवीजन का जो जेई है, तो उसको फोन किया, उसने उठाया नहीं फोन, कोई भी नहीं। तो मैंने इसको नहीं उठाया तो मैं एसडीओ को फोन किया इस मामले को लेके। एसडीओ को मैंने अवगत करा जी। पिछले एसडीओ कौन? एसडीओ अपना नाम तो जानता है, बाल डिवीजन से है। तो उन एसडीओ से बात मैंने की कि सर आप हमारे बाल के कंप्लेंट ग्रुप में हो, आप भी देख रहे हो 1 हफ्ते से कितनी समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। हमें 24 घंटे में सिर्फ 5 घंटे लाइट मिल पाई है, जो कि 24 घंटे की लाइट हमारी 5 घंटे यानी कंटिन्यू नहीं मिलती हमारी को लाइट। उस समस्या को देखते हुए ना तो सबके पशु प्यासे मर रहे हैं, गांव के लोग नहा नहीं पा रहे हैं, न खाना नहीं बना पा रहे हैं,
समय पे ड्यूटी पर काम पे नहीं जा पा रहे हैं, एक बिजली डिपार्टमेंट के कारण। टीचर जी, आज क्या कुछ बातचीत रही, क्योंकि एक बिजली कर्मचारी धमकी की वीडियो सामने आ रही है। मेरा नाम अशोक भारद्वाज है, गाँव कुंडली है और भारतीय जनता पार्टी का मैं भी कार्यकर्ता हूँ। और जैसे कि सुनील भी हमारा भाई है, बड़ा भाई है। शहर के बीचों बीच चल रही कत्था फैक्ट्री में अचानक अमोनियम गैस का रिसाव होने से पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी शहरवासियों ने एक महापंचायत का आयोजन किया और उसमें निर्णय लिया है कि फैक्ट्री को अभी यहां पर नहीं चलने देंगे। अगर व्यापार करना है तो इस फैक्ट्री को कहीं और शिफ्ट कर दें ताकि बच्चे भी सुरक्षित रह सकें। इससे पहले 15 साल पहले लोगों ने एक पंचायत की थी, लेकिन उस पंचायत में कोई हल नहीं निकल पाया था, इसलिए इस फैक्ट्री को यहां पर अब चलने नहीं दिया जाएगा। तो गैस रिसाव को लेकर के महापंचायत का आयोजन किया गया और साफ तौर पर यहां पर लोगों ने कह दिया है कि फैक्ट्री को यहां नहीं चलने दिया जाएगा। अगर व्यापार करना है तो कहीं और जाकर के फैक्ट्री को शिफ्ट करें। निकाले आपने बेरा कितनी इज्जत करी है। अब है ना भाई साहब, वो सिर के ऊपर पानी चला गया, हम हाथ नहीं शहर नहीं है। आप मेरी बात सुनो, आप तो जीत पे छोड़ रहे हो। उस दिन बात कही थी भाई साहब, आप कोई बात समाधान। गुरुग्राम में बिजली की कटौती से लोग काफी परेशान हैं। बिजली की अघोषित कट के चलते लोगों को तो भारी परेशानी उठानी पड़ रही है, साथ ही साथ इसी बीच उद्योग को भी झटका लग रहा है। आपको बताते चले, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिजली की किल्लत को लेकर के केंद्रीय बिजली मंत्री से मुलाकात की थी, तो वहीं विभागीय अधिकारी भी ये आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द ही बिजली के कट कम हो जाएंगे। एक तरफ गर्मी तो दूसरी तरफ बिजली के अघोषित कट ने लोगों के पसीने छुड़ा रखे हैं। तो बिजली की किल्लत से लोग परेशान हो चुके हैं। परेशानियों का सामना लगातार लोगों को करना पड़ रहा है। आने वाले समय ही बताएगा कि इस बिजली की किल्लत को आखिरकार कैसे दूर किया जाता है, क्योंकि अधिकारियों की तरफ से लगातार आश्वासन दिया जा रहा है। सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र पर जो बिजली पावर कट का शेड्यूल बना है बिल्कुल गलत है। इससे उद्योग पूरी तरह प्रभावित हो जाएंगे। 8-8, 10-10 घंटे लेबरों को लेकर हम कहाँ जाए, जो प्रोडक्शन है वो भी नहीं दे पाएंगे। ऊपर से लेबर का वो लेबर खाली बैठी रहेगी, लेबर की दिहाड़ी मजदूरी कहाँ से निकलेगी। सरकार ये बिल्कुल गलत कर रही है और जो सरकार 24 घंटे का बिजली का दावा करे बिल्कुल खोखला साबित हो रहा है। गाँव जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इंडस्ट्रीज में जहां सरकार कहती है कि हम स्टार्टअप को हम एनकरेज कर रहे हैं, जहां नई नई इंडस्ट्रीज को एनकरेज कर रहे हैं, तो वहाँ बिजली कट के बिना, तो अगर बिजली कट होगा तो कैसे इंडस्ट्रीज ग्रो कर पाएंगे। रतिया में बिजली और पानी की समस्या को लेकर के लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बीते 10 दिनों से शहर के वार्ड नंबर 3 और 4 में पीने के पानी की बहुत ज्यादा किल्लत हो चुकी है, जिसे लेकर के लोगों ने जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी करके जोरदार प्रदर्शन किया और विभाग के अधिकारियों पर कई अनदेखी के आरोप लगाए और चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो विभाग के कार्यालय के आगे मटका तोड़ करके प्रदर्शन करेंगे। वहीं इस बारे में जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ से बात करनी चाहिए गई तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। यहाँ पानी काफी 10 दिन इतने परेशान हुए, पानी की एक एक बूंद तक किसी के घर में पानी, और जे के साहब 10 बार जा चुके हैं। जे साहब ये कह रहे हैं कि पानी की समस्या का हल हो जाएगा और पीछे मोटर का इंतजाम कर देगा। मंगवाई मशीन कहते कभी सोनीपत से आ रही है, कभी कहाँ से आ रही है, अभी तक मशीन का इंतजाम नहीं हुआ। सरकार का दोबारा निकले पे बिजली है नहीं, पानी है नहीं, लोग मरदे के करते रहे। अज तक नौजवान सुइसाइड कर रहे हैं। तो कारण की बेरोजगारी बढ़ गई है, पानी नहीं, बिजली नहीं, समस्या हल नहीं होती, सरकार सुती पई है। पानी की दिक्कत बहुत ज्यादा आ रही है। हम 10 दिन हो गए रोज जा भी रहे हैं वाटर बस, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बस एक ही कह देते हैं, अभी जे हिसाब से मिलते हैं, पीछे मोटर मंगवा रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हम तो फिर खड़े हैं यहाँ पे और मटका तोड़ प्रदर्शन भी करेंगे। आगे करो ना पीछे।
अगे करो ना पीछे। रतिया में पिछले 12 दिनों से लोकल गोदामों में गेहूं लगाने की मांग को लेकर के पक्की यूनियन की 400 से ज्यादा मजदूर परिवार सहित मार्केट कमेटी धरने पर बैठी थी। मजदूरों की मांग थी कि रतिया क्षेत्र का गेहूं लोकल गोदामों में लगाया जाए। इसी सिलसिले में मजदूरों ने मंडी के गेट बंद करके मंडी से एक भी दाना बाहर गोदामों में नहीं भेजने का ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर के प्रशासन और मजदूरों में टकराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं इस मामले को मजदूरों को राहत की सांस मिली है। मजदूरों और प्रशासन में सहमति बनी है कि रतिया के लोकल गोदामों में रतिया मंडी का 75% गेहूं लोकल गोदामों में लगेगा और 25% गेहूं बाहर के गोदामों में लगेगा। मांग पूरी होने पर मजदूरों ने लड्डू बांट करके नाच गा करके खुशी का इजहार किया है। इसमें हमारे डीएम हैफेड राजेश हुड्डा जी और डीएफएससी साहब विनीत जैन जी, ये भी साथ, इन्होंने भी बड़े अपनी कोशिश की, हेडक्वार्टर लेवल पे बात की और आज ये सहमति बनी है कि जो यहाँ माल है लगभग 2,56,000 बैग हैं कि उसका 75% यहाँ लोकल गोडाउन में लगेगा और 25% एफसीआई में जाएगा। और इस बात पर जो लेबर वो सहमत हो गई है और इनकी हड़ताल खत्म हो गई है। और ये धरना 10 दिन चलने के बाद जो बताया जा रहा था कि केंद्र का मामला है, वो आज अधिकारियों ने 75% के ऊपर सहमति जताई है कि रतिया अनाज मंडी के अंदर जितना भी अनाज पड़ा है उसका 75% रतिया हैफेड के अंदर लगेगा गोदाम के अंदर, जिससे मजदूरों को काम मिलेगा और मजदूरों के अंदर खुशी की। चरखी दादरी के सदर थाना के एएसआई विक्रम सिंह को विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। विजिलेंस टीम ने एएसआई से 25,000 रुपए बरामद किए हैं। दरअसल चरखी दादरी गांव के निवासी सुनील के भाई पर फरवरी महीने में दादरी सदर थाने में आर्म्स एक्ट सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था। वहीं सुनील का तर्क था कि उसका भाई बेवजह केस में फंसाया जा रहा है। मामले की जांच एएसआई विक्रम सिंह को दी गई थी। एएसआई ने सुनील के भाई को केस से निकालने के लिए 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी और कहा कि रिश्वत नहीं देने पर रिमांड पर लिया जाएगा, जिसके बाद सुनील ने हिसार विजिलेंस को शिकायत दी थी और विजिलेंस टीम ने एएसआई को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया है। अजीत सिंह सब इंस्पेक्टर का फ़ोन आया था। मैं भिवानी विजिलेंस कार्यालय में था, तो उसने बताया उस दादरी में फला आदमी मिलेगा, उसका नंबर दिया और उससे मिलो। तो हम दादरी आए तो ये लोहारू चौक के ऊपर ये मुदई सुनील कुमार मेरे से मिला और इसने बताया कि सदर थाने का एएसआई विक्रम सिंह है, जो मेरे भाई के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है, उसमें वो कह रहा है कि और पैसे 25,000 रुपये नहीं दोगे तो इसका रिमांड लूँगा और केस को मजबूत कर दूँगा, नहीं दिए तो आज वो 25,000 रुपये लेते हुए सदर थाने में रेड हैंडेड पकड़ा गया। महेंद्रगढ़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी करके चेकिंग करते हुए आजाद चौक के पास से 2 आरोपियों को अवैध हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से पुलिस को एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुई है। आपको बताते चले ये आरोपी दादरी में हत्या की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे थे। महेंद्रगढ़ पुलिस ने सावधानी दिखाते हुए आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान चरखी दादरी जिले के रोहित और संदीप के तौर पर हुई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ महेंद्रगढ़ में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। कल रात को नाकाबंदी करके यहाँ अपने आज़ाद चौक के पास नाकाबंदी कर रखी थी, बड़ा दरवाजे के पास, वहाँ व्हीकल चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान ये गाड़ी आई, इसको हमने चेक किया तो इनके पास एक देसी पिस्टल व एक जिंदा रोल बरामद किया था। बाद में जैसे हमने इनसे पूछताछ की तो बाद में पता चला ये दादरी जिला दादरी के रावलदी गांव में
कल फायर करके आए थे, जिसकी सूचना हमने कंसर्न पुलिस को भी दे दी और इनको अरेस्ट करके पेश किया। सोनीपत में अधिकतर किसान खेतों में गेहूं के अवशेष को जला रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने पूर्ण रूप से गेहूं काटने के बाद खेतों में आग लगाने पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन किसान मान नहीं रहे, जिसके बाद उनके खिलाफ अब प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जहां जांच के दौरान 3 किसानों को विभाग ने दोषी पाया और उन पर 2500 का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही साथ भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी गई है। तो यहाँ पर किसान खेतों में गेहूं के अवशेष को लगातार जला रहे हैं और ऐसे में प्रशासन भी कार्रवाई करने पर मजबूर हो रहा है और किसानों से जुर्माना वसूला जा रहा है। कई लोग जो है ये जो फसलों के अवशेष है उसमें आग लगा रहे हैं। देखिए 2018 से हमारे यहाँ सरकार ने CHC लागू की थी, कस्टम हायरिंग सेंटर, कि जिसमें इम्प्लीमेंट दिए गए थे। सरकार अपनी सहायता से 80% सहायता दे रही थी ताकि जो किसान भाई हैं जो इंडिविजुअल इम्प्लीमेंट नहीं ले सकें वो उस कस्टम हायरिंग सेंटर के तहत किराए पे लेके अपने फसलों के जो अवशेष है वो खेतों में मिलाएं। उसकी अवेयरनेस के लिए सरकार ने बार बार पैसा दिया। हमारे जितने भी कृषि से संबंधित जितने भी ऑफिस है सभी गांव-गांव में जाके हर गांव में किसानों को अवेयर किया कि जो हम फसल अवशेष जलाते हैं तो इसमें जो हमारे वातावरण में जहरीली गैसें जाती हैं, जो हमारे जो मनुष्य हैं, पशु हैं, उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। खासकर जो हमारे सर्दी के दिनों में तो क्योंकि हवा भी रुक जाती है, हवा ज़्यादा स्पीड ज़्यादा नहीं। गुरुग्राम में सेवकॉन सेमिनार का आयोजन किया गया। ये आयोजन सेक्टर 29 में हुआ। इसका सेमिनार का उद्देश्य ये था कि RWA की समस्याओं का समाधान करना और RWA के अधिकार दिलाना था। सेवकॉन सेमिनार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की और RWA की समस्याओं को सुना। 4 चरणों में आयोजित इस सेमिनार में RWA के सुझाव लिए गए और उनकी समस्या के समाधान के लिए पॉलिसी बनाने पर विचार किया गया है। मुख्यमंत्री ने सेमिनार में RWA के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया है कि अगले 2 महीने में एक पॉलिसी बनाई जाएगी जिसमें RWA के अधिकार, नियम और उनके लिए तमाम कानून इस पॉलिसी में रखे जाएंगे। साथ ही हरियाणा सरकार ने बहुमंजिला आवासीय इमारतों के निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्ट्रक्चरल सेफ्टी गाइडलाइंस जारी कर दी है। नई गाइडलाइंस के अनुसार किसी भी इमारत के निर्माण के दौरान 3 से 4 बार निर्माण एजेंसी सुरक्षा मानकों का ऑडिट करवाएंगी। आपको बता दें कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्ट्रक्चरल सेफ्टी गाइडलाइंस पुस्तिका का विमोचन भी किया है। सुबह 10 बजे से लेकर के इस समय तक सब लोगों ने उन समस्याओं की ओर ध्यान कराया। समस्या काफ़ी हैं, कठिनाइयाँ उनकी काफ़ी हैं। कोई डेवलपमेंट के लोग लेकर के हैं, कहीं डेवलपर के साथ हैं, कहीं आपस में RWA के झगड़े हैं, कहीं पेमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं। तो ऐसे कई इश्यूज उनके थे। उन सब को लेकर के जो हम इस समय तुरंत निर्णय कर सकते थे वो निर्णय करके उनको बताए हैं। कुछ ऐसा भी है कि एक RWA की एक पॉलिसी बनाई जाए। उस पॉलिसी के लिए हमने कहा कि 2 महीने में पॉलिसी बनेगी, उसका एक ड्राफ्ट बनाया जाएगा, ड्राफ्ट पॉलिसी वेबसाइट पर चढ़ाई जाएगी, उसके अंदर फिर सुझाव लिए जाएंगे और उन सुझाव को लेने के बाद उनको सम्मिलित करके और 2 महीने में एक ऐसी पॉलिसी बनाएंगे। उनकी रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी भी होगी, उसमें क्या उनके अधिकार होंगे, क्या उनके कर्तव्य होंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किस प्रकार का उन्होंने संबंध रखना है, आपस में कोई विवाद है तो उनको कैसे सुलझाना है, पेमेंट्स उनको कौन सी करनी कौन सी नहीं करनी है। क्योंकि नियम तो यह है कि जब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट कोई डेवलपर नहीं लेता तब तक RWA की मान्यता नहीं होती। और पिछले 20 बल्कि 35 साल से लगभग 2000 लाइसेंसधारी ऐसे हैं जिन्होंने बिल्डिंग बना ली, लोग रहने भी लग गए, RWA भी बना ली उन्होंने, लेकिन उनकी विधिवत मान्यता भी इसलिए नहीं है कि नियम ही ऐसा है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद ही वो बनती हैं। अब हमने ये तय किया है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने का काम ये भी अब शुरू हो जाएगा और हम उनको एज वाइज जो पुरानी ऐसी लाइसेंस वाली जो कॉलोनीज हैं उनको और सबसे पहले कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने का काम करेंगे। नहीं भी वो अप्लाई करेंगे तो उनको टेक ओवर कर लेंगे। टेक ओवर करने के बाद उनके जो एसेट्स हैं उनको ले लेंगे और जो कमियां रहती हैं उनके इंटरनल डेवलपमेंट में वो
काम उनके पूरे करा करके और फाइनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट आरडब्ल्यूएस को ही दे देंगे और इस गति को आगे बढ़ा करके फिर जो आरडब्ल्यूएस हैं विधिवत अपना काम करेंगी और ये जो विवाद है आपस में बने हुए इनको तरीके से समाप्त करेंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पलवल में शिरकत की। इस दौरान जिला प्रशासन और जेजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूलमाला पहना करके गुलदस्ता भेंट करके जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला पलवल में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए जिला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग लेने पहुंचे थे। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पलवल में 69 करोड़ 87 लाख 25 हजार रुपए की सौगात दी, जिसमें हथीन बाईपास के निर्माण कार्य और मंडकोला सिलानी रोड के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के शिलान्यास शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने बिजली को लेकर के कहा कि 1 मई से अडानी से बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद बिजली की समस्या से निजात मिल जाएगी। बिजली की बिल्कुल किल्लत है। हरियाणा प्रदेश के अंदर 300 मेगावाट का हमारा एक खेदड़ का प्लांट आज बन पड़ा है। जो हमें अडानी से बिजली आनी थी वो अब 1 मई से मिलनी शुरू हुई। मगर प्रदेश सरकार ने कल एक नोटिफिकेशन नई निकाली है पावर कट्स, उससे हम बैलेंस करेंगे और पावर सप्लाई जो है निरंतर मेंटेन रखेंगे। बिल्कुल अगले 1 हफ्ते दिक्कत हमें झेलनी पड़ सकती है, मगर उसके बाद रेगुलरिटी 24 घंटे जहां हमने देने का वादा करके हम फुलफिल करते हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।